मोलार हीट कैपेसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है अपना आज का मोलार हीट कैपेसिटी। तो अब तुम समझना कि ये टॉपिक है क्या। मान लो कि अपने पास एक कंटेनर है, मान लो कि मेरे पास कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई गैस बंद है। मान लो इस कंटेनर में कोई गैस भरी हुई है और मान लो कि अंदर है आपके n मोल्स ऑफ गैस। कितने मोल्स है? n मोल्स ऑफ गैस। n क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मोलार मास। तुम्हें पता है ये चीज? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? मास अपॉन मोलार मास। और मान लो कि इसके अंदर जो गैस है उसका टेम्परेचर T1 है और मान लो मुझे इसका टेम्परेचर बढ़ा के करना है T2। ठीक है, अभी इसका टेम्परेचर कितना है? T1। और मुझे कितना करना है? T2। तो मुझे कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी? उस हीट का फॉर्मूला होता है N C T2 माइनस T1। लिखो अपनी कॉपी में। तो मोलार हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है तुम समझना। सपोज करो कि हमारे पास एक कंटेनर है और मान लो कि इस कंटेनर में कोई गैस बंद है और अभी इस कंटेनर का टेम्परेचर है T1। मतलब अंदर जो गैस है, अभी अंदर का टेम्परेचर कितना है? T1। और मान लो कि मुझे टेम्परेचर बढ़ा के कितना करना है। सपोज करो कि मुझे इस कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ाना है और कितना करना है? T2। तो आप मुझे बताओ, अगर आपको किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपको क्या सप्लाई करनी पड़ती है? हीट एनर्जी। तो मान लो डेल क्यू का मतलब क्या है? डेल क्यू का मतलब है हीट एनर्जी सप्लाइड, कि आप कितनी हीट सप्लाई करोगे। एन का मतलब क्या है? एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। सी का मतलब क्या है? अब तुम ध्यान से सुनना। सी का मतलब होता है मोलार हीट कैपेसिटी। और T2 माइनस T1 क्या है? T2 मतलब फाइनल टेम्परेचर, T1 मतलब इनिशियल टेम्परेचर। लिख लो अपनी कॉपी में। तो अगर मान लो एग्जाम में तुम्हें मिले कि एक कंटेनर में कोई गैस बंद है और मुझे उस गैस का टेम्परेचर T1 से बढ़ा के T2 करना है, तो बताओ मुझे कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो हीट सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलार हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज का मतलब क्या है? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। और यहां से हम सी की ऐसा यूनिट भी निकालना सीखेंगे। तो सी की ऐसा यूनिट क्या होगी? डेल क्यू और एन नीचे भेजो और T2 माइनस T1 को नीचे भेजो। तो आपका सी का ऐसा यूनिट कितना आया? ध्यान से देखो, जूल अपॉन मोल इंटू कैलविन। लिख लो अपनी कॉपी में। क्योंकि हीट का जूल होता है, नंबर ऑफ मोल्स का MOL मोल होता है और टेम्परेचर का केल्विन होता है। लक्ष्य लक्ष्य बोलिए, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना आता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलार मास। यस सर, आता है। ठीक है ठीक है, फिर तो इसके न्यूमेरिकल कर पाएगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार लिख लो अब्दुल। अब्दुल आपने अभी ज्वाइन किया है। अब्दुल ध्यान से सुन। तो मैंने अभी चालू किया है। तो पहला टॉपिक मेरा आज का है वो है मोलार हीट कैपेसिटी। तो मोलार हीट कैपेसिटी है क्या? जैसे मान ले कि तेरे पास कोई कंटेनर है और उस कंटेनर में कोई गैस बंद है। मान ले कोई गैस भरी हुई है और अभी उस गैस का टेम्परेचर है T1। और मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे इस कंटेनर का टेम्परेचर कितना करना है? T2। तो मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है। तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे क्या सप्लाई करनी पड़ेगी? हीट। मुझे इस कंटेनर को गर्म करना पड़ेगा। तो मुझे कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी? तो डेल क्यू का मतलब होता है हीट एनर्जी सप्लाई। तो आपको कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी? नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलार हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या है? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। और सी की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल अपॉन मोल केल्विन। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो अपनी कॉपी में। फिर एक न्यूमेरिकल मैं करूंगा, वो तुम्हें नहीं करना है, अगला तुम सब सॉल्व करोगे। लिख लो अपनी कॉपी में इसको, लिख लो इसको। और इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो, वरना लिख लो इसको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, अगला तुम सबको सॉल्व करना है। तो सब क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन है ये, 40 ग्राम हीलियम गैस इज एनक्लोज्ड इन ए कंटेनर। तो कोई कंटेनर है, उसमें कितनी हीलियम गैस है? 40 ग्राम हीलियम गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस। और कंटेनर का टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। फाइंड हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, फाइंड हीट एनर्जी रिक्वायर्ड।
तो आपको बताना है कितनी एनर्जी टू इंक्रीज टेम्परेचर टू इंक्रीज टेम्परेचर टू 40 डिग्री सेल्सियस। तो अब तुम सब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, और आपको मोलार हीट कैपेसिटी कितना दे रखा है, 400 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, तो अब तुम सब ध्यान से सुनो यहां पे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, 40 ग्राम हीलियम गैस, 40 ग्राम हीलियम गैस इज एनक्लोज्ड इन ए कंटेनर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो आपको शुरुआत का टेम्परेचर कितना दे रखा है, 20 डिग्री सेल्सियस। कितनी गैस है, 40 ग्राम। तो अगर तुम लोगों को नहीं पता हो तो हीलियम का मोलार मास होता है 4 ग्राम। तो आप मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, मास अपॉन मोलार मास। तो कितना मास है, 40 ग्राम, मोलार मास कितना है, 4 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 10। और फाइंड हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर टू 40। तो पहले 20 था, बाद में मुझे कितना करना है, 40 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है कि कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, एन सी T2 माइनस T1। तो एन मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो वो कितने, 10, सी कितना है, 400, और T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा, 20। तो चेक करो आपका आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा। 4 टू जा 8, तो आंसर आएगा 8000 जूल। ये इसका आंसर है। किसी को अब इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या डाउट है। तो क्वेश्चन था 40 ग्राम हीलियम गैस एक कंटेनर में बंद है 20 डिग्री सेल्सियस पे, फाइंड हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर टू 40 डिग्री सेल्सियस। और आपको टेम्परेचर बढ़ा के कितना करना है, 40। तो इनिशियल 10 था, बाद में 40 करना है। तो आपको कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, एन सी T2 माइनस T1। T2 मतलब फाइनल टेम्परेचर, T1 मतलब इनिशियल टेम्परेचर, सी मतलब होता है मोलार हीट कैपेसिटी, एन मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलार मास। तो क्वेश्चन में कितना मास दे रखा है, 40 ग्राम, और हीलियम का मोलार मास कितना होता है, 4 ग्राम। तो एक क्वेश्चन अब तुम लोगों को सॉल्व करना है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो, अब्दुल भाई कोई डाउट है तो पूछो, यश कोई डाउट है तो क्लियर करो, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो आप। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब इस क्वेश्चन को जल्दी तुम सॉल्व करो। 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस is at 10 डिग्री सेल्सियस, फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड। तो क्वेश्चन है कितनी एनर्जी चाहिएगी, फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर टू 20 डिग्री सेल्सियस। और आपको सी दे रखा है 100 जूल पर मोल केल्विन। और अगर तुम्हें हाइड्रोजन का मोलार मास नहीं पता है तो वो होता है 2 ग्राम। H2 का मोलार मास कितना होता है, 2 ग्राम। सब जल्दी सॉल्व करो और बताओ इसका क्या आंसर आएगा, चेक करो। 20 ग्राम of hydrogen gas is at 10 degree Celsius. Find energy required to increase temperature to 20 डिग्री सेल्सियस। और आपको C कितना दे रखा है, 100 जूल पर मोल केल्विन। और आपको मोलार मास कितना दे रखा है, 2 ग्राम। तो आपको कितनी एनर्जी चाहिएगी, पहले उसका फॉर्मूला लिखा करो, NC∆T। अब ढूंढो नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, मास अपॉन मोलार मास। तो मास कितना है, 20, मोलार मास कितना है, तो यह आया 10। सी आपके पास क्वेश्चन में है 100, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है, देखो पहले 10 था, बाद में 20 हो गया, तो ये कितना आया, 10। बस आपको तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 10 इंटू 100 इंटू 10, तो आपका आंसर कितना आएगा, 10,000 जूल। किसी को इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मानद कोई डाउट है, यश भाई, अब्दुल, विदुषी, चारू कोई डाउट है तो पूछो यार, सर प्लीज यार। सर हाँ पूछो। सर ये सी क्या है, आप जब बताए थे तब मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। सी मतलब होता है मोलार हीट कैपेसिटी, सी का मतलब होता है मोलार हीट कैपेसिटी। ये हर गैस की अलग अलग होती है, हाइड्रोजन की अलग है, हीलियम की अलग है। देख, कोई गैस ऐसी होती है जो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है तो उसका सी कम होता है, कोई गैस ऐसी होती है जिसको गर्म होने में टाइम लगता है तो उसका सी ज्यादा होता है। तो सी डिपेंड करता है कौन सी गैस है। ठीक है, अच्छा,
सबको ये टॉपिक क्लियर हुआ? क्योंकि ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो रहा है और अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूं। तो किसी को इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अच्छा, किसी को डाउट नहीं है तो अब देखो, डाउट तुम पूछते ही नहीं हो। अब तुम एक बात ध्यान से सुनना, अब्दुल, चारू, विदुषी, सब एक चीज ध्यान से सुनना। सब एक बार वापस, मानत मैं तेरे को भेज दूंगा, अभी मेरे को नेक्स्ट टॉपिक पे जाने दे, तेरे को एकदम नया टॉपिक है, सब तेरे को समझ में आ जाएगा। देखो, सब ध्यान से सुनना, सब इस टॉपिक को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये लास्ट क्लास में मैंने कराया था। अगर मान लो कि मेरे पास कोई मास है m, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स होते हैं तो आपको मोलार हीट कैपेसिटी लेनी होती है। लेकिन अगर आपके मास मास है तो आपको क्या लेनी पड़ेगी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सब ध्यान से सुनना, मैं वापस बोल रहा हूं। मान लो कि मेरे पास कोई मास है m, ठीक है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है s, और मान लो पहले उसका टेम्परेचर है T1 और मुझे उसका टेम्परेचर बढ़ा के करना है T2। तो अगर तुम लास्ट क्लास में नहीं थे या भूल गए हो तो ध्यान से सुनना, मुझे कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ती है? मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर कोई भी मास m है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है s और मुझे उसका टेम्परेचर T1 से बढ़ा के T2 करना है, तो मुझे कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी? m इंटू एस इंटू T2 माइनस T1। और याद रखना, अब इंपॉर्टेंट लाइन है, तो अगर आपको किसी मास को गर्म करना है तो आपको उसको हीट देनी पड़ती है। लेकिन अगर यही मास मान लो आपका T2 टेम्परेचर पे है और ये ठंडा होकर T1 पे आ रहा है, तो इससे क्या निकलेगी? इससे निकलेगी एनर्जी। तो अगर आपको किसी मास को गर्म करना है तो आपको उसको एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे अगर मान लो दूध है ना, आपको दूध को गर्म करना है तो अपन क्या करते हैं? उसको हीट एनर्जी देते हैं। लेकिन वही दूध अगर ठंडा हो रहा होता है ना, तो कभी उसके ऊपर हाथ रखना, आपकी हीट एनर्जी बाहर निकल रही होती है। तो याद रखना कि अगर आपको किसी मास को गर्म करना है तो उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? mS T2 माइनस T1। तो अगर ये मास ठंडा होगा ना, तो उससे इतनी एनर्जी वापस निकलेगी, कितनी? mS T2 माइनस T1। तो अगर मान लो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछूं कि मेरे पास ये कोई 2 किलो का मास है और मान लो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 20 जूल पर मोल केल्विन। मान लो मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पास एक 2 किलो का मास है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 20 जूल पर मोल केल्विन, और अभी इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, और मान लो मुझे इसका टेम्परेचर बढ़ा के करना है 40 डिग्री सेल्सियस। तो आप मुझे बताओ कि मुझे कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी? ध्यान से देखो, हीट सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो मुझे कितनी सप्लाई करने की पड़ेगी? देखो, मास 2 है, स्पेसिफिक हीट 20 है, और चेंज इन टेम्परेचर भी कितना है? 20। तो आपका आंसर कितना आया? 800 जूल। लेकिन अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरे पास यही मास 2 किलो का पड़ा हुआ है, इसकी स्पेसिफिक हीट 20 जूल पर मोल केल्विन है, और मान लो कि ये 40 डिग्री पे है, तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर ये ठंडा होकर 20 डिग्री पे आएगा तो बताओ इससे कितनी एनर्जी निकलेगी? सेम कितनी निकलेगी? 800 जूल। तो गर्म करने में जितनी एनर्जी लगती है, ठंडी होते वक्त उतनी एनर्जी वापस बाहर निकलती है। इस कंसेप्ट को तुम याद रखना, ठीक है? तो अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करा रहा हूं, तुम सब ध्यान से लिखना, लिखो अपनी कॉपी में, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। और इस टॉपिक को तुम सब समझना, फिर एक न्यूमेरिकल मैं करूंगा, अगला न्यूमेरिकल तुम लोग ट्राई करना। सब लिखो अपनी कॉपी में, सर प्रिंसिपल। हाँ, पूछो। सर वो जो सी होता है वो सिर्फ गैसेस के केस में यूज करते हैं? हाँ, अगर नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं तो सी लेना, अगर मास दे रखा है तो एस लेना। तो फॉर्मूला उस केस में होता है एनसी डेल्टी, इस केस में होता है एमएस डेल्टी। ठीक है? तो देखो, अब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है क्या? तो तुम सब ध्यान से समझना, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है। तो सपोज करो कि तुम्हारे पास ये कोई बॉडी है जिसका मास है m1, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है s1, और मान लो ये बॉडी है आपकी 60 डिग्री सेल्सियस पे। और मान लो आपके पास एक और बॉडी है, सपोज करो कि तुम्हारे पास एक और बॉडी है जिसका मास है m2, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी h2, और मान लो ये है आपकी 10 डिग्री पे। तो एक बॉडी आपकी 60 डिग्री पे है, एक बॉडी आपकी 10 डिग्री पे है। ठीक है? अब तुम लोग मुझे आंसर करना, अगर मान लो कि मैं इन दोनों बॉडी को टच करता हूं,
मान लो कि इन दोनों बॉडी को मैं टच करता हूं, तो थोड़ी देर के बाद पता है क्या होगा? देखो, आपकी जिस बॉडी का तापमान 60 डिग्री है, ये बहुत गर्म है। जिसके पास 10 डिग्री है, वो बेचारा थोड़ा ठंडा है। तो होगा क्या? जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, वहां से हीट एनर्जी कहां पे जाती है? दूसरी बॉडी में जाती है। और थोड़ी देर के बाद क्या होगा? इसका भी टेम्परेचर टी हो जाएगा, इसका भी टेम्परेचर टी हो जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर मान लो कि तुम बारिश का टाइम है, अभी सर्दियों का टाइम है, तो मान लो कि तुम्हारी बाल्टी में ठंड गर्म पानी पड़ा है और उसमें तुम ठंडा पानी मिला दो, तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है? पूरी बाल्टी का तापमान बराबर हो जाता है। तो होता क्या है? जो बॉडी गर्म है उससे हीट एनर्जी निकलती है और कहां जाती है? जो बॉडी ठंडी है उसके पास जाती है। और थोड़ी देर के बाद क्या होता है? आपका टेम्परेचर बराबर हो जाता है। इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है क्या? अपनी कॉपी में लिखो। इफ टू बॉडीज इफ टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर, मान लो दो बॉडी है, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, आर kept in contact with each other are kept in contact with each other। तो अगर आपके पास दो बॉडी है, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है और आपने उन दोनों को कांटेक्ट में रखा, देन एच ई लिख रहा हूं मैं, एच ई का मतलब है हीट एनर्जी। देन हीट एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर, तो जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है वहां से, टू लोअर टेम्परेचर। कहां पे जाएगा? जहां पे टेम्परेचर कम है। टिल, कब तक? आप बताओ कब तक? टिल टेम्परेचर बिकम्स इक्वल। टिल टेम्परेचर बिकम्स इक्वल। तो वापिस सुनना, मैंने क्या लिखा है? इफ टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर kept in contact with each other, then heat energy will flow from higher temperature to lower temperature till temperature becomes equal। तो थोड़ी देर के बाद पता है क्या होगा? इसका 60 था, इसका 10 था, तो बाद में जो टेम्परेचर होगा वो 60 और 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि 10 से कम हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि 10 से कम हो जाए, कि ये भी 10 से कम, 10 से कम, और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि दोनों का 60 से ऊपर हो जाए। तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो 60 और 10 के बीच में होगा, है ना? तो लिख लो अपनी कॉपी में, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है कि अगर दो बॉडी है जिनका टेम्परेचर अलग अलग है, अगर आप उन दोनों को कांटेक्ट में रखते हो, तो हीट एनर्जी कहां से कहां जाएगी? जहां टेम्परेचर ज्यादा है वहां से कहां जाएगी? जहां टेम्परेचर कम है। और कब तक जाएगी? जब तक टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, है ना? कोई डाउट है इस कंसेप्ट में तब आप पूछ सकते हो। अब्दुल, कोई डाउट है? यश, विदुषी, कोई डाउट है तो पूछो। कोई भी डाउट है तो पूछो। और याद रखना, जो बॉडी ठंडी हो रही है ना, वो हीट लॉस्ट कर रही है। मतलब जो बॉडी ठंडी हो रही है उससे एनर्जी निकल रही है, और ये दूसरी वाली बॉडी गर्म होगी तो इसको एनर्जी मिलेगी, तो ये हीट गेन करेगी। और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या बोलती है कि पहली बॉडी से मान लो 200 जूल निकला, तो दूसरी बॉडी के पास भी कितना पहुंचेगा? 200 जूल। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बोलता है कि हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। तो हीट लॉस कौन करता है? जो ठंडी हो रही है। हीट गेन कौन करता है? जो गर्म हो रही है। जैसे यहाँ पे 60 डिग्री वाली है तो वो ठंडी हो रही है, इसका तापमान कम हो जाएगा। जो 10 डिग्री वाली है वो गर्म हो रही है, इसका तापमान बढ़ जाएगा। तो लिख लो अपनी कॉपी में, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है। इसमें किसी को भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वरना इसका एक न्यूमेरिकल मैं कर रहा हूं, अगला फिर तुम्हें करना है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो यार। और तुम्हें समझ में आ गया है तो भी मुझे बता दो कि सर हमें समझ में आ गया है। आप नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हो, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल करवाना बहुत जरूरी है। चारू, तेरे को समझ में आया? अब्दुल, यश, कि नहीं समझ में आया? यस सर, क्लियर है। क्लियर है? ये याद रखना, थियोरी के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो बस आपको सिंपल डायग्राम बनाना है, अपनी लैंग्वेज में बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लिखना यही जो इधर लिखा हुआ है। मतलब रटना नहीं ऐसा का ऐसा। मैं तुम्हें नोट्स भेज रहा हूं वैसे भी आज इसके, वो नोट्स कॉपी कर लेना और वहां से पढ़ लेना। पर हाँ, कंसेप्ट यही है, ठीक है? तो अब एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, उसको तुम ध्यान से देखना, फिर अगला क्वेश्चन तुम करना, ठीक है?
तो सपोज करो कि आपके पास ये कोई बॉडी है जिसका मास है m1, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S1, और मान लो इसका टेम्परेचर है T1। मान लो आपके पास ये एक दूसरी बॉडी है जिसका मास है m2, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S2 और जिसका टेम्परेचर है T2। और मान लो कि मैं इन दोनों को एक वायर के माध्यम से कनेक्ट करता हूं और थोड़ी देर के बाद इनका टेम्परेचर T हो जाता है। तो वो T पता है कैसे निकालते हैं? लिख लो अपनी कॉपी में फॉर्मूला, m1s1t1 प्लस m2s2t2 अपॉन m1s1 प्लस m2s2। लिखो, ये फॉर्मूला लिखो, फिर इसका एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अगला क्वेश्चन तुम करना, ठीक है? तो m1 मतलब पहले का मास, s1 मतलब पहले की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, t1 मतलब पहले का टेम्परेचर, m2 मतलब दूसरे का मास, s2 मतलब दूसरे की हीट कैपेसिटी, t2 मतलब दूसरे का टेम्परेचर। तो अगर आप इन दोनों को कांटेक्ट में रखोगे तो होगा क्या? मान लो कि t1 ग्रेटर देन t2 है, तो मतलब m1 गर्म है, m2 ठंडा है, तो यहां से एनर्जी कहां जाएगी? उधर जाएगी। कब तक? जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। और जो टेम्परेचर आएगा वो क्या आएगा? ये आएगा m1s1t1 प्लस m2s2t2 अपॉन m1s1 प्लस m2s2। लिख लो इसको। ये जो कैपिटल टी है, ये दोनों का जो टेम्परेचर होगा इक्वल वो है? हाँ, ये फाइनल टेम्परेचर है। वो तो डायरेक्ट दोनों टेम्परेचर को ऐड करके और डिवाइड बाय 2 भी तो कर सकते। नहीं नहीं, वो नहीं कर सकता लक्ष्य। मैंने थोड़ी बोला दोनों मास बराबर है। मान लो एक बहुत बड़ा है, एक बहुत छोटा है, तो ऐसे एवरेज नहीं ले सकते बेटा, एवरेज नहीं ले सकते। एक बात पक्की है कि दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि बीच वाला होगा, ठीक है? तो एक क्वेश्चन अब तुम ये लिख लिया तुम लोगों ने? लिख लो इसको यार, जल्दी लिखो थोड़ा सा। देखो, तो ये क्वेश्चन अब तुम लोगों को मैं सॉल्व कर रहा हूं, अगला तुम करना। मान लो कि ये 2 kg की बॉडी है और इसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो है 100 जूल पर केजी केल्विन, और मान लो ये बॉडी है आपकी 80 डिग्री पे। मान लो आपके पास एक और बॉडी है, वो है आपकी 1 किलो की, और इसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो है 200 जूल पर केजी केल्विन, और इसका जो टेम्परेचर है वो है मान लो आपका 40 डिग्री। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं इन दोनों को कॉन्टेक्ट में रखूंगा तो बताओ फाइनल टेम्परेचर क्या आएगा? तो मैंने तुम्हें क्या फॉर्मूला लिखवाया था? m1s1t1 प्लस m2s2t2 अपॉन m1s1 प्लस m2s2। तो ध्यान से देखो, तो m1 कितना है 2, s1 कितना है 100, t1 कितना है 80, m2 कितना है 1। मान लो कि ये पहला मास ले लो, इसको दूसरा ले लो, इसका कितना है 200 और ये कितना है 40 अपॉन m1s1। तो ये आ जाएगा 2 × 100 प्लस m2s2, तो ये आ जाएगा 1 × 200। देखो सॉल्व करो कितना आएगा इसको। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 8000 × 2, 16000, तो ये आ गया, प्लस 4 2 जा 8, 8000 ये आ गया, और नीचे कितना आ जाएगा 200 प्लस 200, ये आ गया तुम्हारा 400। सॉल्व करो कितना आएगा ये, 16000 और 8000 कितना आ जाएगा? 24000 अपॉन 400। तो ये कितना आ जाएगा 464, तो ये आया तुम्हारा 60 डिग्री सेल्सियस। लक्ष्य यहाँ पे कोइंसिडेंटली आ गया है, आता नहीं है, जरूरी नहीं है यही आएगा, कुछ भी आ सकता है आंसर, है ना? तो इस तरीके से निकालते हैं, Yes, लेकिन sir. ध्यान से देखना, आपका आंसर 80 और 40 के बीच में ही आएगा, उसके अलावा नहीं आ सकता। क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि दोनों बॉडी 80 के ऊपर हो जाए, और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि दोनों 40 से कम हो जाए। एक ठंडी होगी, एक गर्म होगी, ठीक है? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछो, वरना अगला क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, कोई डाउट नहीं है। मैं नहीं चाहता तुम ये क्वेश्चन लिखो, मैं चाहता हूं तुम अगला क्वेश्चन तुम खुद सॉल्व करो। तो क्वेश्चन है ये, सपोज करो कि आपके पास एक बॉडी है, ये है आपकी 2 किलो की, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 50 है और इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। मान लो आपके पास एक और बॉडी है, वो भी 2 किलो की है, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 100 है और इसका टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस, और मैं इन दोनों बॉडी को कॉन्टेक्ट में लेके आ रहा हूं। बताओ इनका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? सोचो। अब्दुल,
एकदम करेक्ट है तेरा आंसर, एकदम करेक्ट बोल रहे हो आप कि अगर इस वायर से हीट एनर्जी निकलेगी, जैसे यहाँ पे कहां से कहां जाएगी, इधर से उधर जाएगी, तो डेफिनेट है, एकदम करेक्ट बात है कि इस वायर से थोड़ा बहुत एनर्जी लॉस होगा, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में हम सारे लॉसेस को इग्नोर कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि इस बॉडी से जितनी एनर्जी निकलेगी वो सारी की सारी उधर पहुंच रही है। उसी बेसिस पे मैंने ये फॉर्मूला बनाया है, वरना ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो तू उसको उसको इग्नोर करके चल। चेक करो क्या लक्ष्य क्या आ रहा है, विदुषी क्या आ रहा है आंसर इसका, मानद भाई जल्दी सॉल्व करो क्या आ रहा है इसका आंसर। m1s1t1 प्लस m2s2t2 अपॉन m1s1 प्लस m2s2। चेक करो कितना आ रहा है। मान लो ये पहला मास है, ये दूसरा। यही आ रहा है इसका आंसर तुम सबका कि कुछ और आया है? 130 अपॉन 3 डिग्री सेल्सियस, ये इसका आंसर आ रहा है। अब कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मानद चेक कर एक बार, 130 अपॉन 3 आ रहा है। लक्ष्य इतना ही आ रहा है, यश, विदुषी, चारू चेक करो यार, सबको करना है भाई, मेरे अकेले के लिए, तुम्हारे मेरे अकेले के लिए नहीं है। करो, और कोई डाउट है तो पूछो, वरना ये टॉपिक मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं। सर 1 मिनट। हाँ हाँ हाँ, लेकिन याद रखना जितनी एनर्जी यहां से निकलेगी उतनी यहां पहुंचेगी, ये हमारा एजम्पशन है ना। करेक्ट बात है, पक्की बात है कि रास्ते में कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा, क्योंकि अगर तुम गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाते हो तो उसमें से आपके धुआं भी तो निकल जाता है, तो थोड़ी बहुत एनर्जी लॉस तो होता है ना, लेकिन अपन यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं उसको। यश लिख लिया ओके क्या? सर। यस सर। ठीक है, और पता है ये फॉर्मूला खाली 2 के लिए नहीं, आप 3 के लिए भी लगा सकते हो। तो ऐसे ही मैं तुम्हें बता रहा हूं, मान लो कि जैसे अपने एनसीईआरटी में क्वेश्चन है 3 का, तो मान लो कि आपके पास एक मास m1 है, उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी s1 और टेम्परेचर t1। मान लो दूसरा मास है m2, उसकी कैपेसिटी s2, टेम्परेचर t2। मान लो एक तीसरा मास है, उसका मास m3, कैपेसिटी s3, टेम्परेचर t3। अगर तुम इन तीनों को भी वायर से कनेक्ट करोगे तो फाइनल टेम्परेचर t हो जाएगा, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वही सेम, m1s1t1 प्लस m2s2t2, बस यहाँ पे तीसरा एक और ज्वाइन कर देना, m3s3t3, और नीचे क्या आ जाएगा, m1s1 प्लस m2s2 प्लस m3s3, और कोई चेंज नहीं है। तो बस फॉर्मूला लिख लो, आ जाए तो 3 वाला लगा देना, जनरली 3 वाला नहीं आता है, पर आ जाए तो तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये नहीं कि उस वक्त 2-3 नंबर जा रहे हैं तुम्हारे फालतू में। बस ये तुम्हारा फॉर्मूला है, और कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूं। लक्ष्य ये फॉर्मूला तू लिख लेना, तेरे जितने ओलंपियाड होते हैं ना उसमें ये क्वेश्चन आता है, तू कोई भी ओलंपियाड ले ले, सब में ये क्वेश्चन आता है। अगर अलग अलग बॉडीज टच कर रही है, बताओ फाइनल टेम्परेचर कितना है। ठीक है, अच्छा, अब है ना, मैं जो तुम्हें पढ़ाया उसकी थ्योरी एक बार मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, देखो कैलोरीमेट्री है क्या, देखो, when two systems at different temperature are connected together, then heat flows from higher temperature to lower temperature till the time their temperatures do not become same। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री स्टेट्स दैट नेग्लेक्टिंग हीट लॉस टू सराउंडिंग। अब्दुल देख, अपन ने नेग्लेक्ट ही कर दिया, heat lost by a body at higher temperature is equal to heat gained by a body at lower temperature। तो heat gained equal to heat lost। ठीक है, बस ये तेरा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है। और फिर नीचे एक कैलोरीमीटर क्या होता है, कई बार एग्जाम में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कैलोरीमीटर। तो बेसिकली कैलोरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो ये मेजर करता है कि हीट कैपेसिटी कितनी है, एस और सी। तो नीचे लिखा हुआ है देखो, अ कैलोरीमीटर इज एन ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर कैलोरीमेट्री और द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द हीट ऑफ केमिकल रिएक्शन और फिजिकल चेंजेस एज वेल एज हीट कैपेसिटी। तो कैलोरीमीटर बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या मेजर करने के काम आता है,
एस और सी मेजर करने के काम आता है। तुम तो खाली इतना याद रखना कि कैलोरीमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर कैलोरीमेट्री विच इज यूज्ड टू मेजर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलार हीट कैपेसिटी। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको। और फिर मैं तुम्हें वाटर का एक्सपांशन है जो मेरा लास्ट टॉपिक है आज का, फिर मैं उस पर आ रहा हूं। लिख लो अपनी कॉपी में, ऊपर वाला तो लिख ही रखा है वो मत लिखना, केमिकल खाली रिएक्शन नीचे वाला मतलब लिखना। हाँ क्या हुआ लक्ष्य? सर हीट ऑफ केमिकल रिएक्शंस मतलब जैसे मान ले कि कोई कैलोरीमीटर के अंदर मान ले कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, और उस केमिकल रिएक्शन के कारण मान ले कोई ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसका कितना टेम्परेचर बढ़ेगा उससे अपने को पता पड़ जाएगा ना कि अंदर रिएक्शन से कितना एनर्जी निकल रहा है। तो मान ले मैं तुझे बोल दूं कि बता लक्ष्य इस केमिकल रिएक्शन में कितनी एनर्जी निकल रही है, तो तू उसके पास में एक बॉडी रख दे और चेक कर उस बॉडी का कितना टेम्परेचर बढ़ा। तो जितना बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा उससे अपने को पता पड़ जाएगा कि रिएक्शन से कितनी एनर्जी निकल रही है। ओके सर। ठीक है, और अब मैं लास्ट टॉपिक पे आ रहा हूं, तुम्हें खाली लास्ट लाइन ही लिखनी है, ऊपर वाला तो मैं तुम्हें पहले लिखवा चुका हूं। ठीक है, तो अब तुम ध्यान से सुनना, देखो बहुत अमेजिंग चीज है, उसको समझना। देखो दुनिया में आप कोई भी बॉडी ले लो जिसका वॉल्यूम अगर V है, और अगर तुम उसको हीट करोगे ना, अगर तुम उस बॉडी को गर्म करोगे, तो गर्म करने पे होता क्या है, आपकी बॉडी जो है वो एटम से बनी है, गर्म करने पे एटम वाइब्रेट करते हैं और आपकी बॉडी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं है, पानी के साथ थोड़ा सा कुछ अलग होता है। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, एनामोलस। एनामोलस मतलब जो थोड़ा सोच से परे है, एनामोलस एक्सपांशन ऑफ वाटर, एनामोलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। तो ये है क्या पहले समझना, फिर मैं तुम्हें इसका रीजन बताऊंगा। तो बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 4 डिग्री सेल्सियस, तो 0 और 4 के बीच में इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, if temperature is increased, volume of water decreases, volume of water decreases। बाकी दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करो तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन यहां पे पहला ग्राफ देखो वॉल्यूम और टेम्परेचर का, तो 0 और 4 के बीच में क्या होता है, पानी का वॉल्यूम घटता है। हाँ बाद में बढ़ता है ना, लेकिन 0 और 4 डिग्री के बीच में क्या होता है, पानी का वॉल्यूम बढ़ता है। क्योंकि जिन लोगों ने केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा हो, तो केमिस्ट्री में एक बॉन्ड आता है, उस बॉन्ड का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बनता है। तो 0 और 4 डिग्री के बीच में क्या होता है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और ये क्या करता है, सब H2O को अपने आसपास खींच लेता है, इसलिए आपका वॉल्यूम घट जाता है ना। तो पानी का बिहेवियर थोड़ा सा अलग है। तो 0 डिग्री और 4 डिग्री के बीच में पहले पानी का वॉल्यूम घटता है, 0 से 4 के बीच में। बाकी सब मटेरियल का क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन पानी का घटता है फिर बढ़ता है। और डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो 0 और 4 के बीच में पानी की डेंसिटी बढ़ती है फिर घटती है, और डेंसिटी मैक्सिमम कहां पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो इन दोनों डायग्राम को, इन दोनों ग्राफ को अपनी कॉपी में बना लो, और ऊपर जो लिखा हुआ है उसको लिख लो, लिख लो उसको। और कोई डाउट है तब आप पूछ सकते हो। तो इसके साथ तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, मोलार हीट कैपेसिटी, एनामोलस एक्सपांशन ऑफ वाटर, तीनों टॉपिक खत्म होते हैं। अब कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर। हाँ पूछो। सर मुझे वी वी WEP के थोड़े क्वेश्चंस में डाउट है, तो फिर आप वो 6:15 पे क्लास कर सकते हो क्या, वो आपने जो कहा था हाँ डाउट्स के लिए। हाँ हाँ हाँ, अरे कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तू मुझे बस है ना उसी दिन सुबह याद दिला देना कि सर आज आपको मेरी एक्स्ट्रा ओके। क्लास लेनी है ना, वर्ड मेरे को याद नहीं रहेगा। तू मुझे सुबह सुबह मैसेज कर देना बस। ओके सर। और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में मैं ये चैप्टर तुम्हारा खत्म कर दूंगा, और फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर पे आऊंगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो अब तुम सब ध्यान से देखना। देखो, तो एनामोलस एक्सपांशन ऑफ वाटर यहाँ पे खत्म होता है, अपना एक्सपांशन हो गया, लीनियर वगैरह सारा एक्सपांशन हो गया है। एक लास्ट चीज लिख लो अपनी कॉपी में, और एक लास्ट चीज लिख लो, बस लास्ट चीज है, और फिर मैं अपन क्लास खत्म करेंगे। एक सेकंड ना, लिखो अपनी कॉपी में,
कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, और ब्रैकेट में लिखना प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट। तो तुम सबको याद है ये फॉर्मूला, कोई भूल तो नहीं गए? dv अपॉन dt इक्वल टू v गामा। तुम भूल गए कि तुम्हें ये फॉर्मूला याद है? याद है मैंने तुम्हें फॉर्मूला डिराइव करवाया था, v डैश इक्वल टू v 1 प्लस गामा t2 माइनस t1। इसको ओपन करके मैंने ये फॉर्मूला तुम्हें डिराइव करवाया था, dv अपॉन dt इक्वल टू v गामा। भूल गए हो कि याद है? अगर भूल गए हो तो वापस अपने नोट्स खोल लेना, इसको ओपन किया था मैंने, v प्लस v गामा t2 माइनस t1, फिर इस v को मैं उधर ले गया था, तो v डैश माइनस v इक्वल टू v गामा t2 माइनस t1, और v डैश माइनस v क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम, इक्वल टू v गामा t2 माइनस t1 क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल v अपॉन डेल टी कितना आया था? v गामा, और dv अपॉन dt कितना था? v गामा, वहां से आया था। और एक इक्वेशन मुझे नहीं पता तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ी कि नहीं पढ़ी है, इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू nRT। तो V को अपन क्या लिख सकते हैं? nR अपॉन P इंटू टी लिख सकते हैं। किसी को डाउट तो नहीं है? देखो, एक तो इस इक्वेशन का डेरिवेशन मैंने तुम्हें वापस करा दिया ताकि तुम्हें डाउट नहीं हो। PV इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन है, जो मेरे फिजिक्स में अब आएगी, मैं अब तुम्हें पढ़ाऊंगा, लेकिन पता नहीं इस चैप्टर में क्यों डाल रखा है इन लोगों ने। तो PV इक्वल टू nRT, तो V को मैं क्या लिख सकता हूं? nR अपॉन P इंटू टी। तो तुम ध्यान से देखना, मैं दोनों तरफ टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो V का तो क्या हो जाएगा? dV अपॉन dt, n कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, और P कांस्टेंट है, तो खाली T का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1। तो dV अपॉन dt कितना आया? nR अपॉन P, और nR अपॉन P को अपन क्या लिख सकते हैं? nR अपॉन P को लिख सकते हैं अपन V अपॉन T। क्यों? ध्यान से देखो, nR अपॉन P है, तो nR अपॉन P को अपन क्या लिख सकते हैं? उस T को नीचे भेजो V बाय T, पर dV बाय dt क्या होता है? V गामा। ये रही इक्वेशन। तो यहाँ पे आपका V से V गया, तो तुम्हारा गामा कितना आया? 1 अपॉन T। लेकिन याद रखना, ये T तुम्हें किस में लेना है? केल्विन में लेना है। किस में लेना है? केल्विन में लेना है। लिख लो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, खासकर तुम्हारे एनसीईआरटी वाला कोई भी एग्जाम हो। डिराइव कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन फॉर एन आइडियल गैस, प्रेशर कांस्टेंट है। कैसे करना है वापस सुनना, dV अपॉन dt इक्वल टू v गामा। मैंने इस चैप्टर की पहली क्लास में भी तुम्हें कराया था कि ये फॉर्मूला कैसे आया। PV इक्वल टू nRT होती है आइडियल गैस की इक्वेशन। तो मैंने क्या किया, P को नीचे भेज दिया, तो V कितना आया? nR अपॉन P इंटू टी, और यहीं पे मैंने nR अपॉन P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? V अपॉन टी, क्योंकि आगे काम आएगी। फिर हमने क्या किया, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। तो V का तो dV बाई dt हो गया, n कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, खाली T का कितना होगा? 1। तो nR अपॉन P की जगह मैंने V अपॉन T पुट किया, dV अपॉन dt की जगह मैंने V गामा पुट किया। V से V गया, गामा कितना आया? 1 अपॉन T, और T किस में लेना है? केल्विन में। लिख लो अपनी कॉपी में। और कोई डाउट है तब आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तब आप क्लियर कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो पूछो, वरना आप लीव कर सकते हो। आज जो मैंने पढ़ाया उसके मैंने वो बना रखी है, क्या बोलते हैं, शीट, वो मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगा। लास्ट क्लास की शीट भी मैंने आपको भेजी थी, आप शीट करा करो प्लीज यार। आप शीट करोगे तो आपका फायदा होगा, वरना तो नहीं होगा, है ना? मैं अभी भी तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा पेपर पैटर्न इतना खतरनाक है अगले साल का। तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम है बहुत खतरनाक पैटर्न है, तो तुम थ्योरी के बलबूते पे तो नहीं जी पाओगे यार, तुम्हें न्यूमेरिकल तो करने पड़ेंगे। ठीक है, मेरी बात याद रखना तुम लोग। चलो बाय बाय, टाटा, एंजॉय यार, मैरी क्रिसमस सबको, है ना? बाय बाय।